हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाले सेशन पर हमारा सेशन फिर से कंटिन्यू होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें आज के सेशन में हम बात करेंगे निकोलो मेकियावेली के कुछ विचारों पर। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि मेकियावेली एक्चुअल में कौन थे और किस प्रकार के राजनीतिक विचारक थे। साथ ही साथ में मेकियावेली को आधुनिक युग का शिशु क्यों कहा जाता था, इस सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि मेकियावेली का जहां नाम आता है दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा साथ चलता है कि मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, तो उसका विशेष कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेकियावेली पर हमारे दो विशेष सेशन होंगे। आज के सेशन हमारा एक बेसिक होगा, जिसमें हम मेकियावेली से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्टों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सेशन होगा लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम बात करेंगे मेकियावेली के विभिन्न प्रकार के विचारों पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और एक बात और, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को विशेष रूप से बता दूं कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाला, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वाला, ये हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही हो या फिर आपको थर्ड ईयर में भी देखने को मिल रहा हो। तो दोस्तों, आप भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैच करते हुए पढ़िए और आप जो है अपने कंसेप्टों को इसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एज इट इज सेशन चल रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में निकोलो मेकियावेली है तो बिल्कुल वही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको कवर किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित होकर के हमारे सेशन को इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपने पूरे इस टॉपिक को यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे अभी इस सीरीज में सेकेंड यूनिट चल रही है। बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस को फॉलो करते हुए सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट आज से कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने यूनानी विचारकों पर चर्चा की थी फर्स्ट यूनिट में, जिसमें प्लेटो और अरस्तु पर विशेष हमारा सेशन हुए थे। इसके बाद में सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारकों पर, है ना। तो आधुनिक राजनीतिक कौन कौन से ऐसे विचारक रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले आधुनिक विचारकों की जब बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहला नाम आता है मेकियावेली का, है ना। और ये पहला नाम आने के कारण ही जो है इसे अपने युग का या कहे कि आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। तो सारी चर्चा हम अंदर करने वाले हैं। बस विशेष रूप से आप ये देख लीजिए कि सेकेंड यूनिट में हम 4 विद्वानों पर चर्चा करेंगे: मेकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इस 4 पर 1 बाय 1 करके सभी सेशन होने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या में कुछ बेसिक सी बातों पर चर्चा करेंगे जो कि मेकियावेली से संबंधित है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पनप रही थी या ऐसी कौन सी परिस्थितियों का उद्भव हुआ मेकियावेली के समय में, जिन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के मेकियावेली ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों ही बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक का? चलिए, अब दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या के अंतर्गत अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए, इसको व्यवहारिक रूप से भी समझना है, आपको थ्योरेटिकल रूप से भी समझना है। व्यवहारिक रूप से मैं आपको इसको समझाने के तुरंत बाद में थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगा, और वहां पर कहीं कंफ्यूजन होगी तो उसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे कि आपकी व्यवहारिक समझ डेवलप होने के साथ ही साथ में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये मैटर भी आपका क्लियर हो जाए और एग्जाम के टाइम पे आप इसका रिविजन लगा सके। इसके लिए भी, इसमें कोई कंफ्यूजन ना बचे, इसके लिए भी मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है ना। चलिए, तो दोस्तों हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके और अपना रिवीजन लगा सकते हैं। संभाल कर रखेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारी सभी क्लासेस पूरी टॉपिक वाइज टॉपिक ही चलती है। तो सभी पीडीएफ को अगर टॉपिक वाइज सहेज लेंगे तो एग्जाम के समय में आपको बहुत सुविधा इनसे मिलने वाली है रिविजन के तौर पर। ठीक है। चलिए दोस्तों, मेकियावेली की अगर बात करें, एक सेकेंड। मेकियावेली ने दोस्तों अपना पूरा चिंतन जो किया है वो इटली को लेकर किया है, क्योंकि ये इटली के तो निवासी थे, इटली के फ्लोरेंस के निवासी थे ये, है ना, मेकियावेली। तो मेकियावेली एक ऐसा राजनीतिक विचारक रहा है दोस्तों
आधुनिक युग का एक ऐसा राजनीतिक विचारक रहा है, या कहें कि एक ऐसा व्यक्तित्व था ये जिसने राजनीतिक क्षेत्र में अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, ऐसे विचार किसी अन्य विचारक ने प्रस्तुत नहीं किए। या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति था मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों, अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अब इनके विचार ये हालांकि थोड़े सनकी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, सनकी प्रवृत्ति के, और इसी कारण से इनके विचार भी जो थे ना वो थोड़े से अद्भुत ही दिखते, अलग ही दिखते थे, क्योंकि इनका स्पष्ट मानना था और स्पष्ट खुल्लम खुल्ला मानना था कि सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस चाहे साधन का इस्तेमाल कीजिए, आप कर सकते हैं। मतलब कि आप सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर धोखाधड़ी करना चाहते हैं, मक्कारी करना चाहते हैं, कुटिलता करना चाहते हैं, खून खराबा करना, जैसे भी आपको साधन उचित लगे उस साधन का प्रयोग करें, बस सत्ता अंतिम रूप से विजय प्राप्त होना चाहिए, सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इन्होंने खुल्लम खुल्ला समर्थन किया था इस बात का, जो कि अन्य समर्थकों ने, कहीं कि अन्य राजनीतिक विचारकों ने इस बात को हमेशा नकारा था कि साधन भी अच्छे ही होना चाहिए, सत्ता प्राप्त करने के साधन अच्छे होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन एकमात्र ये मैकियावेली थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस चाहे साधन की आवश्यकता हो, किसी भी साधन का आप इस्तेमाल करें, बस सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसी कारण से दोस्तों मैकियावेली केवल आधुनिक युग का सृष्टा ही नहीं, अगर सही अर्थों में देखा जाए तो ये अपने युग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। वह ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने राजनीतिज्ञों को सफलता का रहस्य बताया, परंतु वो अपने खुद के जीवन में कभी सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि मैकियावेली एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है हमारे इतिहास में, या कहें कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों में यह एक ऐसा नाम है जिसने सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी साधनों का समर्थन किया, चाहे वो हिंसात्मक हो, चाहे वो अहिंसात्मक हो, चाहे वो धोखाधड़ी हो, धूर्तता हो, मक्कारी, किसी भी प्रकार का साधन हो, किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ में दोस्तों इनका कहने का अर्थ यहां पर इतना सिंपल सा निकलता था कि राजा को जो है किसी भी प्रकार से सत्ता अपने हाथ में लेनी है, फिर चाहे वो किसी भी साधन का प्रयोग करे। अब ऐसा क्यों है ना, उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, इन सब बातों का समर्थन क्यों किया, अभी सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके आगे की बातें सब समझेंगे, इनका पूरा जो दर्शन रहा है उस पूरे दर्शन को जब आप समग्र रूप समझेंगे तो आपको इनकी सारी बातें उचित भी लगने लगेगी, क्योंकि इनके समय की हम चर्चा कर रहे हैं और इनका समय एक अलग ही समय था। वो समय ऐसा था जब पूरा यूरोप धर्मतंत्र के जकड़ में जकड़ा हुआ था, है ना, यह धर्मतंत्र की जंजीरों में बंधा हुआ था। मतलब वहां पर पोप का अधिकार था, है ना, ईसाई धर्म का अधिकार था, और जो कि पूरे तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ करता था। तो उन सभी अव्यवस्थाओं से बाहर निकालने के लिए ही जो है मैकियावेली ने इटली में एक ऐसे शासन व्यवस्था का सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और एक व्यक्ति के हाथ में हो, जिससे कि जनता को उसके अधिकार भी मिल पाए, जनता स्वतंत्र भी रह पाए, और साथ ही साथ में वहां के जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर उनको एक सनकी विचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सनकी होने के बाद भी ये एक पक्का देशभक्त भी हुआ करता था, पक्का देशभक्त था। क्यों था? क्योंकि मैकियावेली एकमात्र ऐसा राजनीतिक विचारक रहा है दोस्तों जिसने अपना पूरा जीवन काल जो है इटली के अच्छाई के बारे में सोचने में व्यतीत कर दिया। सिर्फ इटली की शासन व्यवस्था को कैसे उत्तम किया जाए, सिर्फ इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है ना। हालांकि वो एक अलग बात है कि इन्होंने जिस काम को भी अपने हाथ में लिया वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाए, या कहें कि उसमें असफल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने सफलता के बहुत से सूत्र दिए हैं। बेसिकली ऐसा होता है, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई जो किंग मेकर हो, है ना, वो भी अपने जीवन में सफल रहा हो, बल्कि असफल व्यक्ति ज्यादा बेहतर शिक्षा दे सकता है, बेहतर दर्शन प्रोवाइड कर सकता है ना।
सफल व्यक्ति से, क्योंकि असफल व्यक्ति को अनुभव ज्यादा होता है। तो यहां पर मेकियावेली भी उन्हीं असफल व्यक्तियों में से एक व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा जाता है कि वो एक सनकी विचारक रहा है, सच्चा देशभक्त था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिस किसी कार्य को भी उन्होंने हाथ में लिया, उस प्रत्येक कार्य में वो असफल रहे, लेकिन अपने समय के इतिहास में और राजनीतिज्ञों की अपेक्षा उन्होंने ज्यादा अच्छा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, है ना। तो उनके समय में जितने भी विचारक रहे, राजनीतिक विचारक, उन सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं का लिया जाता है। इसीलिए आधुनिक विचारकों में हम सबसे पहले मेकियावेली को पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए एक बार दोस्तों इस स्लाइड को भी पढ़ेंगे जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चले। 1 मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए, मेकियावेली जिसने राजनीति, यार क्या कलर है, 1 मिनट। मेकियावेली जिसने राजनीति शास्त्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए धूर्तता, धोखाधड़ी, मक्कारी और कुटिलता के सभी साधनों के प्रयोग का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। क्लियर है। मेकियावेली केवल आधुनिक युग का सृष्टा ही नहीं, सही अर्थों में अपने युग का प्रतिनिधि भी था। वह ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने राजनीतिज्ञों को सफलता का रहस्य बताया, परंतु स्वयं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाया या असफल रहा। वह अपने समय का सबसे अधिक सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, फिर भी वह एक सच्चा देशभक्त कहा जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जिस किसी कार्य को भी हाथ में लिया, वह उस कार्य में असफल रहा, लेकिन अपने समय के सभी राजनीतिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने बना लिया था। ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों सच्चा देशभक्त इसीलिए इनको माना जाता है कि इन्होंने जितने भी अपने कार्य किए, जितना भी अपना दर्शन प्रोवाइड किया, वो सब इटली को लेकर के किया, अपने देश के विकास को लेकर के किया, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया। इटली जो कि एक समय में, उनके समय में चर्च के अधीन हुआ करती थी, उस चर्च के अधीन की इटली को हटा करके एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना का समर्थन किया जहां पर जनता को उनके अधिकार मिल पाए, जनता को स्वतंत्रता मिल पाए, इटली में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो पाए, जिससे इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो और फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों का मुकाबला कर पाए। क्लियर है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इटली के विकास के बारे में सोचने या इटली के विकास से संबंधित दर्शन प्रोवाइड करने में ही इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। इसी कारण से इन्हें एक सच्चा देशभक्त माना जाता रहा है, इनके अपने दर्शन के या कहें कि इनके समय का। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा एक मेन प्रश्न है कि मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है ना। तो इस प्रश्न का जवाब आपको अब इस स्लाइड में मिलने वाला है और इसका जवाब दिया है प्रोफेसर डनिंग ने। क्योंकि प्रोफेसर डनिंग ने जब इनको परिभाषित किया, या कहें कि प्रोफेसर डनिंग ने मेकियावेली के संबंध में जब अपने विचार प्रस्तुत किए मेकियावेली के संबंध में, तो उन विचारों को पढ़ के ही जो है इन्हें अपने युग का शिशु का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो प्रोफेसर डनिंग ने क्या लिखा कि मेकियावेली के विचारों में जो कुछ भी अच्छा या बुरा जो कुछ भी मिलता है वो उन परिस्थितियों के कारण मिलता है जिन परिस्थितियों में मेकियावेली का जीवन बीता था। अब इस शब्द से समझिए कि मेकियावेली के जो विचार रहे हैं वो विचार उनके उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे, इसी कारण से वो सनकी भी थे या अच्छे बुरे सभी साधनों का प्रयोग का समर्थन करते थे। तो हम सटीक रूप से ये मान सकते हैं कि अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, प्रत्येक विचार प्रभावित हुए थे उनके समय की परिस्थितियों के कारण, है ना। और आगे ये भी कहते हैं कि अगर मेकियावेली किसी अन्य परिस्थिति में पले बड़े होते तो शायद वो कहीं क्रांतिकारी भी हो सकते थे, है ना। मेकियावेली ही एक ऐसे राजनीतिक विचारक रहे हैं जिन्हें युग शिशु कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ है उसका कारण यहां पर इसमें देखिए, उसका कारण देखिए दोस्तों, ये कारण लिखा हुआ है ना। सटीक रूप से इस कारण को समझने का प्रयास करना, समझ गए तो एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये टॉपिक आपको फिर कभी परेशान करेगा ही नहीं। और संभवतः ये तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हो सकता है पुस्तक में किताबों से पढ़ते वक्त आपको इस
प्रश्न का एक सटीक आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन इस स्लाइड को पढ़ने, ये स्लाइड की जो 3 लाइनें दिख रही है आपको, इन 3 लाइनों को पढ़ने के बाद में आपको इस आंसर का सटीक आंसर मिल जाएगा। क्या कारण था देखिए जरा, कि मैकियावेली को छोड़ करके शायद ही ऐसा कोई दूसरा राजनीतिक विचारक रहा हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल किया हो। कहने का मतलब क्या है कि मैकियावेली को छोड़ करके ऐसा कोई दूसरा विचारक नहीं था जिसने अपना पूरा लेखन कार्य, जो उन्होंने अपना दर्शन दिया है, वो पूरा दर्शन अपनी स्वयं की जो परिस्थितियां थी, अपने समय की, समकालीन मतलब अपने समय की परिस्थितियां, तो मैकियावेली के समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ही उन्होंने अपना दर्शन दिया था, है ना। तो मैकियावेली न केवल अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, बल्कि उन परिस्थितियों के जो दोष थे, उन दोषों को भी उन्होंने उजागर किया और उन दोषों को समाप्त करने के समाधान भी उन्होंने बताए। तो कुल मिलाकर के ये 3 विशेष बातें थी जिस कारण से इन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता था। कौन सी 3 बातें, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक तो इन्होंने अपना जो लेखन कार्य किया है वो अपने समय की परिस्थितियों के अनुकूल किया, पहली। दूसरी हो चुकी है कि अपने समय के अनुकूल, या कहें कि अपने समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का के जो दोष थे, उन दोषों को उजागर किया। और इसके बाद में तीसरी विशेषता इनकी ये थी कि उन दोषों के समाधान भी इन्होंने बताया कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। और ये 3 कार्यों के कारण, या कहें कि अपने इन 3 विचारों के कारण ही इन्हें अपने युग का शिशु माना जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में इनसे पहले किसी और ने इस प्रकार के विचार प्रकट नहीं किए थे। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब इसके तहत मिल चुका होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे, उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, मैकियावेली के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपना दर्शन दिया था, या इस प्रकार का सनकी दर्शन दिया था, या फिर उन्होंने जो है हिंसात्मक साधनों के प्रयोग को भी सहमति प्रदान कर दी थी अपनी। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी कि चाहे खून खराबा हो, धोखाधड़ी हो, मक्कारी हो, किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करो, बस सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इस बात का समर्थन करने वाले मैकियावेली ऐसी कौन सी परिस्थितियों से प्रभावित थे, तो वही ऐसी 5 परिस्थितियों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली है शक्तिशाली और सुदृढ़ राजतंत्रों का समर्थन। उसके बाद में सेकंड है राष्ट्रीयता की भावना। थर्ड में विभाजित और खंडित इटली का सामाजिक और नैतिक पतन। लास्ट में पोप का घातक प्रभाव। 5 बिंदुओं को समझने के बाद में दोस्तों आपका ये मस्तिष्क में पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आपको मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है वो सब डेटा इसमें इसके तहत आपको जो है मिल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस में कितना लिखना है, सफिशिएंट है दोस्तों स्लाइड के अंदर। ठीक है ना। सभी पॉइंटों को पूरे व्यवहारिक रूप से विस्तार पूर्वक समझने का या समझने का हमने यहाँ प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शक्तिशाली और सुदृढ़ राजतंत्रों का समर्थन। तो पहले आप इसको जो है एक व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए मैकियावेली जो जिस समय में ये अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, या कहें कि मैकियावेली के सामने जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां थी दोस्तों 15वीं और 16वीं सदी की। कौन सी? 15वीं और 16वीं सदी की। अब ये 15वीं और 16वीं जो सदी थी, इस समय में लगभग संपूर्ण यूरोप में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां पनप रही थी कि राजतंत्र जहां, ये मान लीजिए कि एक राजा और धर्मतंत्र मतलब पोप, है ना, पोप और राजा, इनके बीच में संधियां हो रही थी, है ना। या ऐसा मान के चलिए कि एक ऐसा समय था 15वीं और 16वीं सदी का, एक ऐसा समय था जब जो राज्य की जो शक्तियां सामंतों के हाथों में हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे राजाओं के हाथों में जा रही थी। संपूर्ण यूरोप की बात कर रहे हैं हम। संपूर्ण यूरोप में उस समय 15वीं और 16वीं सदी का समय ऐसा था जब सामंतों के हाथों से राज्य की शक्तियां निकल करके राजाओं के हाथों में जा रही थी। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी आदि देशों में राजतंत्र जो है मजबूत हो रहा था। एक सेकेंड। ओके
तो मैकियावेली दोस्तों, एक मिनट, या थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है कैमरा, चलिए कोई बात नहीं, इसके बिना क्लियर कंप्लीट करते हैं। 15वीं और 16वीं सदी का जो अध्ययन रहा है, इनका राजनीतिक अध्ययन रहा है, यही वह ऐसा समय था जब सामंतों के हाथों से शक्तियां राजाओं के हाथों में जा रही थी। क्लियर है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी आदि देशों में राजतंत्र मजबूत हो रहा था। इन देशों की घटनाओं से मैकियावेली को अनुभव हुआ कि यह युग शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थक है। तो मैकियावेली ने यहीं से अपना जो दर्शन था, उस दर्शन को जो है एक प्रगाढ़ बनाया, मजबूत बनाया, या कहें कि उनके जो विचार थे, उन विचारों को एक नई दिशा प्रदान की इस समय ने। क्यों? क्योंकि जो पूरा यूरोप था, इस पूरे यूरोप में जो मेन कंट्री है, कौन कौन से देश है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये कुछ शक्तिशाली देश हुआ करते थे। तो इन देशों में अब यहां पर धर्मतंत्र समाप्त हुआ होकर के अब यहां पर राजाओं के राजतंत्र प्रारंभ हो चुके थे, है ना। तो इसी कारण से इन्होंने भी अब अनुभव किया था कि इन सब देशों की व्यवस्थाओं को देखते हुए इन्होंने अनुभव किया कि ये जो समय है, ये जो युग है, ये युग जो है शक्तिशाली व्यक्ति का युग है, शक्तिशाली व्यक्ति का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये वाली परिस्थिति उनके समय में हो रही थी, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की भावना की अगर बात करें तो यूरोप पोप का ईसाई साम्राज्य अब राजतंत्र शासन में बदल रहा था, है ना। तो जिस यूरोप पर पोप का अधिकार हुआ करता था, ईसाई साम्राज्य हुआ करता था, वो अब राजतंत्र में बदल रहा था। राजतंत्र मतलब एक राजा का शासन, है ना। राजतंत्र मतलब एक राजा का शासन, तो इसे बदल रहा था। तो उसके प्रति अब जो राजतंत्र था, एक राजा का शासन, इसके प्रति जनता में सम्मान की भावना भी नजर आ रही थी। सम्मान, अब जैसे कि जो पोप का शासन व्यवस्था थी, तो उसको लेकर के जनता बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, है ना, क्योंकि जनता समझ चुकी थी इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन राजतंत्र में जनता को खुशी प्रदान, क्योंकि जनता को यहाँ पर अधिकार मिल रहे थे, स्वतंत्रताएं मिल रही थी, इस कारण से जनता इस राजतंत्र के प्रति जो है सम्मान की भावना रखती थी। तो मैकियावेली ने भी अनुभव किया कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी भौगोलिक स्थिति और जातीयता के आधार पर, भौगोलिक आधार पर और जाति के आधार पर जो है संगठित हो रहे हैं सभी देश, है ना, सभी देश संगठित होते जा रहे हैं। तो इसी आधार पर मैकियावेली ने इटली को भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का सपना देखा, है ना। इटली को भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का सपना देखा, क्योंकि उस समय तक इटली पूरी तरह से खंडित इटली था, विभाजित और खंडित इटली था, क्योंकि इटली का लगभग दोस्तों 5 भागों में विभाजन था, 5 भागों में बटा हुआ था पूरा इटली। कौन कौन से 5 भाग थे? विभाजित और खंडित इटली की अगर बात करें तो ये 5 भागों में बटा हुआ इटली था। 5 भाग में दोस्तों इसमें देखिए, एक तो था दक्षिण में नेपल्स का राज्य में बटा हुआ था ये, उत्तर में मिलान प्रदेश में, उत्तर पूर्व में वेनिस का गणराज्य था, वहीं मध्य में ऑलरेडी ये 2 भागों में बटा होता, एक में फ्लोरेंस का गणराज्य था जहां से ये मैकियावेली हुआ करते थे, है ना, और एक में उसके आधे भाग, मध्य इटली के आधे भाग में चर्च का राज्य हुआ करता था। तो इन सभी राज्यों में आपस में संघर्ष चला करता था, ठीक है। और इस संघर्ष की कमजोरी का फायदा जो है यहाँ पर कभी फ्रांस उठाता था और कभी स्पेन उठा करके इनको हड़पने का प्रयास किया करते थे, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में मैकियावेली इटली की रक्षा करने के लिए इटली में एक छत्र राजतंत्र की स्थापना आवश्यक मानता था। क्लियर है? तो नेक्स्ट है इटली का सामाजिक और नैतिक पतन। तो अब चूंकि यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर अभी तक इटली में जो है पोप का अधिकार था, पोप का राजतंत्र था, पोप का अधिकार था, माफ कीजिएगा, है ना, ईसाई साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी, नैतिक पतन पूरी तरह से हो चुका था। तो मैकियावेली ने देखा कि इटली की सामाजिक संस्थाएं अब पतन की ओर जा रही है, संपूर्ण इटली में नैतिक पतन और भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है, शक्ति और धूर्तता ही सफलता का आधार मानी जा रही थी, निर्दयता, हत्या, हिंसा, ये सब सामान्य बातें हो चुकी थी इटली के लिए। तो इन सब से निकलने के लिए एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना बहुत आवश्यक हो चुकी थी। नेक्स्ट था पोप का घातक प्रभाव। तो उस समय पोप भी शक्तिशाली था। जब
मेकियावेली का अध्ययन प्रारंभ हुआ, या कहें कि मेकियावेली ने अपने लेखन कार्य, या कहें कि अपने विचार प्रस्तुत करना प्रारंभ किया था, उस समय में जो पोप का अधिकार था इटली पर, वो पोप भी शक्तिशाली हुआ करता था। मतलब चर्च का अधिकार जो था, चर्च भी एक शक्तिशाली हुआ करता था। उसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी व्यवस्थाओं पर प्रभाव स्थापित कर रखा था। किसने? पोप ने, है ना। इतना ही नहीं, चर्च भी राजाओं को, मतलब चर्च जो है किंग मेकर बन चुके थे। राजा बनाना या राजाओं को हटाना, ये सब कार्य भी चर्च के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन मेकियावेली ने अनुभव किया कि इटली को फ्रांस या स्पेन के जैसे शक्तिशाली अगर राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए सबसे बड़ी बाधा चर्च है ना। तो पहले चर्च के आधिपत्य को हटाना होगा। चर्च का आधिपत्य जब तक इटली से नहीं हटेगा तब तक यहां पर राजतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। तो इसीलिए मेकियावेली का मानना था कि चर्च ने सारे देश को विभाजित कर रखा है, इसलिए चर्च को जब तक नहीं हटाया जा सकता तब तक जो है राजतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। और इटली का विकास करने के लिए इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में लाने के लिए आवश्यक है कि इटली को संगठित राष्ट्र बनाया जाए, उसमें राजतंत्र की स्थापना की जाए। क्लियर है? तो दोस्तों, जितनी हमने ये 5 परिस्थितियां पढ़ी है, इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ही मेकियावेली ने इटली को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की आकांक्षा की। यही उस युग की मांग थी और यह आवश्यकता भी थी। और इन्हीं सभी कारणों को एक साथ मिला दिया जाए दोस्तों, तो इन्हीं कारणों से मेकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है या प्रतिनिधि, आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। छोटा सा सेशन था। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा मेकियावेली के विभिन्न विचारों पर। तो इसमें हम मेकियावेली ने जितने भी राज्य को लेकर, धर्म को लेकर, मानवीयता को लेकर जितने भी लगभग विचार प्रस्तुत किए, उन सभी विचारों को हम समग्र रूप से देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेशन दोस्तों, पर डे अब क्लासेस अब कंटिन्यू हो चुकी है, पर डे मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।